हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना, फिर मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि एंशियंट हिस्ट्री का है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एंशियंट का नहीं है, मिडाइवल का है शायद। मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और 75 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित संतों में कौन सूफी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रश खान। तो इसका 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 2 और 3। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एवं मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। इन्होंने अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर को बनाया। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने योग के प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि वे योग सिद्ध कहे जाने लगे। रहीम और रश खान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। रश खान ने प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शबंदियाँ। क्या हो जाएगा? नक्शबंदियाँ। नेक्स्ट है, नक्शबंदी सिलसिलों की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की। शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्य थे, जो मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात है। उन्होंने वहदत उल शुहूद का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला शमा के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। उन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था तो वो हो जाएगा नक्शबंदी। क्या हो जाएगा? नक्शबंदी। नक्शबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी के ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। भारत में बाबर ने इस शाखा को लोकप्रिय बनाया था। वह अपने पिता की भांति नक्शबंदी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का परम भक्त था। नक्शबंदी शाखा में शमा अर्थात संगीत गोष्ठी का आयोजन वर्जित है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में सूफियों की जिक्र जली अथवा उच्च स्वर में स्मरण की अनुमति नहीं है, परंतु वे जिक्र खफी अथवा निम्न स्वर में स्मरण करते हैं। नक्शबंदी सूफियों ने कुरान के अक्षरशः पालन कर बल दिया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से गलत को पहचानिए। तो हो जाएगा औलिया, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सोहरावर्दी सिलसिले का प्रथम क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिला का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। औलिया कोई सिलसिला नहीं था, बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन को मिली उपाधि थी। निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली में था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो वो हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस ने। किसने माना था? शाह मोहम्मद गौस ने। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो वो सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो वो हो जाएगा उलेमा। क्या हो जाएगा? उलेमा। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। शमा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। इस प्रकार सूफीवाद का संबंध उलेमा से नहीं है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी तो वो है जगह रस खान ने। किसने? रस खान ने। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रस खान ने की थी। इसमें उन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। शुजान रस खान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रस खान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। निम्न में कौन कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं था? तो वो हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत अखराट और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। मुल्ला दाऊद दामोदर, कवि सोमनाथ, अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुल्ला दाऊद
चंदायन, दामोदर कवि, पद्मावत कथा, सोमनाथ, राग विबोध, अमीर खुसरो, आशिका। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। इसका हो जाएगा देवा शरीफ। देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। क्राइस्ट का जन्म स्थान है तो वो जगह बेथलेहम। कहाँ पे? बेथलेहम में। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह शूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं? तो वो हो जाएगा असीसी के संत फ्रांसिस ने। असीसी के संत फ्रांसिस ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह की शूली पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान ने इब्राहिम लोदी के संबंधी थे। वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार थे। इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। दिलावर खां, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, के पति थे। पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक संतुष्ट थे। इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी नियंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो वो दौलत खान ने। किसने? दौलत खान ने। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक प्रमुख वस्तुतः थे, तो वो हो जाएगा चगताई तुर्क। क्या थे? चगताई तुर्क। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो वो हो जाएगा शैबानी खान। शैबानी खान ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? तो वो बाबर। किसने? बाबर ने। नेक्स्ट है, मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था, अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूकच्चियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो वो हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था, तो क्या कारण था? कुशल सेना नायक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? वो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। यह लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूकच्चियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था, परंतु बाबर ने 1519 में बाजौर यानी कि पाकिस्तान में
की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया। भारत में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो इसका हो जाएगा 1526 में। कब? 1526 में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो हो जाएगा चंदेरी का युद्ध 1530। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच। जबकि चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच। अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने का फलस्वरूप उपमहाद्वीप के बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। उस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3। इसका हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? तो खानवा के युद्ध में। किसमें? खानवा के युद्ध। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इस युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो खानवा का युद्ध में। किसमें? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो वो हो जाएगा राणा सांगा। कौन? राणा सांगा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा। तो वो है जाएगा बाबर। क्या? बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष 4 माह की अल्पायु में जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी तो काबुल में। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 में काबुल विजय की एवं काबुल में ही 1507 से 8 में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की। वह मुगल साम्राज्य के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो वो हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? तो वो हो जाएगा मेवाड़। किसमें? मेवाड़ का उल्लेख है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चित था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा और कारण आर में है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में कौन से सही है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु ए जो है आर की व्याख्या नहीं करता। ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को तुर्की भाषा में लिखित तुज़्क-ए-बाबरी में संकलित किया था, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। नेक्स्ट है, तुज़्क-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तुर्की में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। तो वो हो जाएगा उस्मान। कमरान अस्करी और हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे।
हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी मां माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंदी। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? शेरशाह और हुमायूं के। 17 मई 1540 को कन्नौज या विलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ा था। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से। कहाँ से? जौनपुर से। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, हुए अपने शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्याध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो तत्कालीन समय में सिराज ए हिंद नाम से प्रसिद्ध था। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? तो वो हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शेरशाह सूरी का मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। राजस्व सुधार। शेरशाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी और संतुष्ट होना आवश्यक है। उसकी यह भी धारणा थी कि भूराजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को काफी हानि उठानी पड़ती है। अतः भूराजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेरशाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उसकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार। शेरशाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की थी। मुगल सीमा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन और वित्तीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान था। यही कारण है कि शेरशाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासनकाल में जो प्रशासन कार्य दिखाया, उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। शेरशाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था और संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थी। शेरशाह ने अपने बंगाल विजय के पूर्व साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की। संपूर्ण सूबे उसने 16 सरकारों में बांट दिया था तथा प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो हुमायूं के द्वारा। दिल्ली सल्तनत ने पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख होता है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, तो वो किया था 1532 में। कब? 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 में किया था। इस किले को उसने लगभग 4 महीनों तक घेर रखा, जिसके बाद शेरशाह खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसेन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। दौरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी। दौरा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, सामूगढ़ का युद्ध 1658। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो वह जगह हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565-72 में करवाया था। इस मकबरे का वास्तुकार मिर्जा गियास था। यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो हो जाएगा शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया, जिनका तौल एवं आकार निश्चित था। उसके चांदी के सिक्के का तौल 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। इस पर प्रायः अरबी भाषा और देवनागरी लिपि में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।